बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग सब ठीक ठाक हैं? वक्त कम है और ज़ाहिर है बहुत सीनियर्स यहाँ सारे बैठे हैं। अमजद साहब तशरीफ़ फरमाए, मेरे सारे सीनियर्स, तो बड़ा मुश्किल है कुछ बोलना। मुझे ये कहा है कि मैं अपनी जो जर्नी है वो ज़रा एक मुख्तसरन बयान कर दूँ। ये ज़रा सा मुश्किल काम इसलिए भी होता है कि जब अपनी जर्नी बयान कर रहे होते हैं तो आप कि मैंने ये किया, मैंने किया, तो कभी कभी लगता है कि मतलब क्या ऐसा, क्या कोई तीर मार दिया है कि मैं। लेकिन अभी उन्होंने चूँकि हुक्म दिया है और बुनियादी तौर पे ये ज़हन में रखते हुए कि बहुत सारे लोग जिनसे इंटरेक्शन होता है, जो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो किसी भी फील्ड में कुछ समझते हैं, कुछ करना चाहिए, वो बहुत सारे सवालात पूछ रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा उनको उन सवालात को जहन में रखते हुए मैं ज़रा अपनी बात बताऊँ। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फार्मीवो का मुझे यहाँ पे बुलाने का। हमने एक अज़्म का इज़हार किया था हमने मिलकर कि हम इंशाल्लाह डायबिटीज़ के हवाले से जो जंग है इसमें मिल के मुझसे जो हो सका मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाऊँगा। वो सफ़र जारी है और अभी मैंने बाहर वादा किया है नाजी साहब से कि यही जो स्पेशल लोगों के हवाले से जो हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है, इसमें मैं अपने हिस्से की जो भी शम्मा जला सका, और उसके नतीजे में मुझे लगता है अगर पूरे पाकिस्तान के किसी एक गली के किसी एक कोने में कोई एक रैम भी उसके नतीजे में तामीर हो गई तो शायद वो थोड़ा बहुत एक कंट्रीब्यूशन मेरे साइड का। तो एक वादा मैंने फार्मीवो से किया था डायबिटीज़ से लड़ने से मुतालिक, इंशाल्लाह मिल के एक सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए लड़ेंगे। और एक मैंने न्याज़ी साहब से वादा किया है, अल्लाह ताला ये हौसला दे, हिम्मत दे कि मैं उस पर भी पूरा उतर सकूँ इंशाल्लाह। सर, तो मैं इस वक्त जो अगर क्विकली अपनी बस जर्नी का आप लोगों से अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मैंने हमेशा से मुझे लगता था, हर इंसान को होता है ना कि कुछ चीज़ें करने का बड़ा शौक़ होता है, बड़ा ख्वाब होता है। तो सर मुझे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक़ था। मैं हमेशा चाहता था कि अच्छा अमजद साहब कह रहे हैं इनको, ओके। तो लेकिन ये, और मैं बड़ा शौक़ से खेलता भी था गली मोहल्ले में क्रिकेट। कराची का एक नवाही इलाका है लियारी खारादर, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो तो वहाँ पे। तो मैं चाहता था कि मैं प्रोफेशनली भी यही काम करूँ कि मैं जब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये वेस्ट इंडीज़ के लंबे तिरंगे बॉलर से बॉलिंग कर रहे हैं और मैं ये आगे निकल के उनको छक्का मार रहा हूँ और जो वो तमाशाई तालियां बजा, मुझे बड़ा शौक़ था इस चीज़ का, ठीक। लेकिन कराची की गलियों में 3, 4, 6, 8 महीने क्रिकेट खेलने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है। तो ये शौक़ की हद तक हर जुमे को या हर इतवार को 2-2.5 घंटे खेल लेना ठीक है, लेकिन मैं ये काम किया नहीं जा सकता मुस्तकिल तौर पे। तो एक पहला पॉइंट मेरे ख्याल में ये काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ का बहुत शौक़ रखते हो, बहुत रुझान रखते हो और आप उस चीज़ में एक्सपर्ट ना हो और अल्लाह ताला ने आपको कोई और सलाहियत दी हो। तो ये जज कर लेना, ये गेस कर लेना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसीलिए काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं साथ साथ सिर्फ ये पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, जो बाद में जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोस देखेंगे कि इसको ज़रूर एक काउंसलिंग सेशन ज़रूर लें कि आपका रुझान क्या है और आपके अंदर काबिलियत क्या है, ताकि सो दैट यू एंड अप बीइंग एट द राइट प्लेस। खैर, इसके बाद मुझे लगता था अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ तो वो ये वाला काम है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैं BBA कर रहा था, MBA कर रहा था। कोई बहुत ज़्यादा कोई तगड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। यहाँ वहाँ से कुछ पैसे वैसे उधार लेके फलां मामू से यहाँ से वाले साहब ने कर आके एक कराची एक इंस्टीट्यूट में, ज़ैबिस्ट में दाखिला करवा दिया। और मैं बाय द वे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 4 साल का वो कोर्स था, 2-2.5 साल तक मैं इस रिग्रेट में रहा कि यार ज़िंदगी का एक बहुत गलत फैसला हो गया, इतने सारे पैसे लग गए हैं, अब पता नहीं ये रीपे कैसे होंगे, ये सारा कुछ क्या। बहरहाल, तो वहाँ एक दिन एक टीचर आई, उन्होंने कहा जी वो एक नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन है जी, उसमें कौन हिस्सा लेना चाहता है। तो मुझे अपनी आवाज़ पे कोई ज़्यादा भरोसा नहीं था, बल्कि भरोसा था कि मैं कोई जीत नहीं पाऊंगा ये मुकाबला। तो मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। अगली बात उन्होंने बताई कि ये जो मुकाबला है नेशनल सॉन्ग्स का, ये एक रेडियो स्टेशन पे हो रहा है, FM 107, अपना कराची FM 107 कराची का एक रेडियो स्टेशन है। जब वो ये आवाज़ आई कानों में कि FM 107 पे है भाई, तो मैंने फ़ौरन हाथ उठा दिया। लालच एक ही थी, मुकाबले की तो खैर है, वो तो हार जाएंगे का मसला नहीं है। वो इस बहाने रेडियो स्टेशन देखने का मौका मिलेगा कि यार ये जो कानों में सुन रहे होते हैं जब हम गाड़ी चलाते हुए, ये कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सारा सिलसिला क्या होता है। एक इसमें से बीच में एक चीज़ ये भी कि इसका मेरा ये ख्याल है, उन्होंने कहा ना घबराना नहीं है, मैं सियासी पैरा में तो हरगिज़ नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में उसमें तो हालात हो गए घबराने वाले, उसमें कमेंट नहीं करता अभी। लेकिन ये कि वैसे हार से घबराना नहीं चाहिए। तो मैंने उसमें ये नहीं सोचा कि यार मैं नेशनल सॉन्ग के कंपटीशन में जाऊंगा, मैं बुरे तरीके से हार जाऊंगा। मैं कहा नहीं ठीक है, मेहनत करेंगे, जीत गए तो बहुत अच्छा है, हार भी गए तो कोई मसला नहीं है। असल लालच ये था कि वो एक FM 107 का मैं दफ्तर देख पाऊंगा कि हाउ डज अ रेडियो स्टेशन लुक्स लाइक, हाउ डज इट फंक्शंस। मैं वहाँ पे गया, मुकाबला हुआ और मैं अपनी उम्मीदों में पूरा उतरा, यानी हम हार गए, वो मुकाबला हम नहीं जीत सके। जाते हुए मैंने ये किया कि
वहाँ पे जो भी साहब होस्ट कर रहे थे, वो आज भी प्रोग्राम करते हैं अजनबी के नाम से। उनको मैंने कहा, सर मुझे बड़ा शौक है ये काम करने का। अच्छा, अब मुझे बनना था एक करंट अफेयर्स का होस्ट। मैं यहाँ पर हूँ रेडियो स्टेशन पे। ये भी एक दोस्तों के लिए एक एक लेसन, या एक लेसन तो खैर मैं इस काबिल तो नहीं है कि मैं कोई लेसन दूँ या कोई पैगाम दूँ। लेकिन एक बात शेयर करूं कि मुझे लगता है आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम सर मुझे भी लगती है कि अगर आपको कोई टारगेट हासिल करना है, यानी कि अगर किसी को प्रोग्राम एंकर बनना है और मैं उसको कहता हूं कि यार ऐसा करो, एज ए रिसर्चर आ जाओ मेरे पास और इस फील्ड में घुसो तो सही ना, फिर ऐसा ऐसा सीन। वो कहते हैं नहीं नहीं सर, प्रोग्राम एंकर बनना है, रिसर्चर थोड़ी बनना है। तो मतलब वो ये शो कर रहे होते हैं कि जैसे आपने क्या बेवकूफ़ी की बात की यार, कि मुझे एंकर बनना है, आप मुझे रिसर्चर की जॉब ऑफर कर रहे हैं। तो दिस शुड नॉट बी द केस। आप एक दफ़ा अपनी जगह तो बनाएं। तो मेरा टारगेट उस वक्त, मुझे बिल्कुल भी रेडियो प्रोग्राम करने का शौक नहीं था, पहुंचना कहीं और था। मुझे लगा ये रास्ता वहां ले जाएगा। मैंने वहाँ उनको अपना नंबर दिया, बात ख़त्म हो गई। 6-8 महीने बाद मैं एक दिन सो रहा था, घर पे मुझे फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन था नहीं, घर पे फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी हमारे पास जॉब है, आप करेंगे? मैं सो रहा था, मैं नींद से एकदम उठ गया। मैं कहा बिल्कुल करेंगे। अब रेडियो स्टेशन से कॉल आ रही है तो क्या होगा, किसी प्रोग्राम को होस्ट करने का ही होगा ना, कि कोई एज एन आरजे। तो मैंने अगला सवाल ये पूछा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि किस स्लॉट के लिए आपने कंसिडर किया है मुझे, मैंने कौन सा प्रोग्राम होस्ट करना है, कितने बजे का, इवनिंग ड्राइव टाइम शो, फला प्राइम टाइम, कौन सा, मॉर्निंग शो? उन्होंने कहा भाई प्रोग्राम होस्ट नहीं करना। तो मैं कहा फिर क्या करना है मैंने? उन्होंने कहा जी एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, कराची में ट्रैफिक वगैरह बहुत जैम होने लगा है, ट्रैफिक रिपोर्टर्स चाहिए 4-5। ठीक है, तो ये है सिलसिला। इस पे करेंगे काम। आप यकीन करें कि वो एक झटका आया मायूसी का और उसी सेकंड उसमें ओवरकम कर लिया मैंने। मैं कहा बिल्कुल करेंगे, सही है, बिल्कुल करेंगे। सो इन शॉर्ट ये कि उन्होंने, अच्छा अब ये होता था कि मैं सुबह घर से निकलता, अच्छा एक दिन में 1 या 2 ट्रैफिक अपडेट्स होती थी, 60 रुपए मिलते थे, 60 रुपीज़। सही, मुझे याद है कि जब 2 ढाई 3 महीने की संख्या सैलरी जमा हो गई थी ना, फिर मैंने एक जूता लिया था बड़ा शानदार। तो मैं जानबूझ के ना ऐसे खड़ा रहता था ताकि कोई जूते वूते कोई देख ले, क्या ये सही। So, तो बहरहाल हमने वहां से ट्रैफिक, तो ऐसा होता था मैं घर से निकलता था, बस में बैठ जाता था और जब कंडक्टर मुझसे पूछता ना, टिकट लेने आता था कि भाई किधर उतरना है, तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता था, इसलिए कि मैंने वहां उतरना होता था जहां पे ट्रैफिक ज्यादा जैम हो, ताकि जब ट्रैफिक जैम होगा, अच्छा रास्तों वगैरह का मुझे कोई अंदाजा नहीं होता था, तो जहां ट्रैफिक होता था मैं वहां उतर जाता था। फिर वहां लोगों से पूछता था कौन सा इलाका है, वो कहते थे ये इलाका है। मैं कहता था अच्छा अगर किसी ने यहाँ से यहाँ जाना है तो इसका ऑल्टरनेट रूट क्या है, वो कहते थे वही चीज़ में ट्रैफिक अपडेट देता था। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एग्जैक्ट। मकसद था टीवी पे पहुंचना। मैं मुख्तलिफ टीवी स्टेशन में जा जाके अपनी सीवीज देता था। बिजनेस प्लस एक टीवी चैनल था और वहां से मुझे अगेन ऑफर आई एज ए रिसर्चर। अब अगेन मैं ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, टीवी से यानी रेडियो से टीवी पे स्विच करने का मौका मिल रहा है, मैंने किया। मैं अपने एंकर्स को रिसर्च वगैरह कर करके देता था। एक दिन जो है वो मैं जिस एंकर को रिसर्च करके देता था, ये एक्चुअली हुआ है, मैं इसमें कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सीरियसली। हम एक दिन पिकनिक में गए, सब गाने वाने गा रहे थे बड़े बाबा से बुलंद। वो जो हमारा एंकर था मैंने उससे कहा, मैं कहा भाई इतनी ऊंची आवाज़ में गाने गा रहे हो, ये ना करो, ये ना हो कल गला ख़राब हो जाए, प्रोग्राम मुझे होस्ट करना पड़ जाए। अच्छा अब खुदा की कसम अगले दिन बॉस ने बुलाया मुझे दानिश नहीं आया आज। मैं कहा क्यों? इतने ज़ोर ज़ोर से गाने गा रहा था, गला ख़राब हो गया उसका। मैं कहा सर क्या होगा? मैं प्रोग्राम आपने करना है देखा अच्छा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि अच्छा वो प्रोग्राम था आउटडोर, कैसे नोट्स ऑफ फेरीज, वो प्रोग्राम था आउटडोर, यानी उसमें लोगों से बात। तो मैं तो कमाल हो गया कि पहली मर्तबा जिंदगी में टीवी पे आने जा रहे हैं। बॉस ने कहा नहीं भाई, दानिश चूंकि प्रोग्राम नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम का हम फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, तुम ये प्रोग्राम हम कट टू कट चलाएंगे। सो यू विल गो इन द फील्ड, आप लोगों से बात करेंगे, हम आपका पार्ट नहीं चलाएंगे, हम ही चलाएंगे, बस कट टू कट लोगों को चला देंगे। अगेन मैं अपने आजकल के दोस्तों को बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आजकल की सिचुएशन में ये ऑफर 10 लोगों को की जाए ना, तो शायद 5 आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। मैंने ऐसा देखा, यार ये तो बेइज्जती है ना यार ये क्या है यार, ये कोई बात है यार, मतलब मैं जाके ख्वारी करूं और नाम दानिश का ही, मतलब ये क्या है यार। बिल्कुल करेंगे सर, कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया, किसी वजह से उसी एंकर ने रिज़ाइन दिया, उसी शो की होस्टिंग हमें मिली, वहाँ से हमने आगाज़ किया। आखिरी 5 मिनट हम सीवीज देते जाते थे। एक रोज़ यहीं बिजनेस प्लस में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मुश्तबा नाम था उसका। मैंने कहा यार सैटरडे का दिन था, स्टॉक मार्केट बंद होती थी, काम कम होता था, ज़रा हल्का दिन होता था सैटरडे। मैं कहा कहाँ हूँ? कहना यार एयरवे वाले ऑडिशंस कर रहे हैं, मैं वहाँ आया हूँ। मैं कहा अच्छा मैं भी आ जाऊँ।
मैंने कहा मैं तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। मैं गया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने चूँकि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो कहाँ मुझे ऑडिशन वोडिशन का। मैं उसको पिक करने के लिए गया, बहुत रश था। मैंने कहा यार मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाता हूँ। मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। मेरा ख्याल है 800, 1000, 1200 आदमी लगा हुआ था लाइन में। एक समंदर था। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हुए थे इंटरव्यूज़ देने के लिए। उसमें सास भी थी तो बहू भी थी, तो सब जानी हर कोई आया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। एक लंबी लाइन थी, मैंने अपना नाम लिखवा दिया। हुआ ये कि वो उसमें एक साहब आया अचानक और उन्होंने कहा, तो मैं एक लाइन में हूँ जिसमें आगे मेरे से 9, 950 लोग हैं। उन साहब ने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा यार आप में से टीवी अपीयरेंस है किसी की? मेरी है। जिसकी है वो हाथ उठाएं और वो साइड पर आ जाएं। तो ये 900 वाली लाइन जो है ये एकदम शॉर्ट लिस्ट होगी 12 लोगों की लाइन, क्योंकि टीवी अपीयरेंस 12 लोगों की थी। तो 900 का अलग इंटरव्यू हो रहा है, 12 का अलग हो रहा है। 12 वो एक 2 इंटरव्यूज करते करते बिल आखिर, मैं इसको बस शॉर्ट करता हूँ, आई एंडेड अप एट ARY न्यूज़। अगेन आई वांटेड टू बिकम अ प्रोग्राम एंकर। मैंने न्यूज़ एंकर नहीं बनना था। और जब 2.5-3 साल मुझे हो गए थे खबरें पढ़ते हुए, और एक दिन मैंने अपने बॉस से कहा कि सर बहुत अच्छा है, सब ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन मैं तो ये करना चाहता हूँ। तो मैं आपको खाली ये बताऊं कि यानी मुझे ये कहा गया कि बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। सही है, यानी ये भी नहीं कि यार और एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, कि उन्होंने एक बड़ी सच्ची बात की। मैं कहा नहीं, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। इससे पहले एक दफ़ा ये हुआ कि जब मैं टीवी चैनल्स में इंटरव्यू दे रहा था, तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल पर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, एक रेफरेंस से गया था कि मैं ऑडिशन ले लें, तो एक साहब बाहर आए, उन्होंने मुझे ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक, और उन्होंने कहा कि मियाँ क्या करना है? मैं सर न्यूज़ एंकरिंग ऑडिशन देना है। उन्होंने यूँ देखा मुझे, ऑफिस के बाहर आ गया, मुझे अंदर नहीं बुलाया, और उन्होंने कहा कि ऐसे होते हैं न्यूज़ एंकर। कि लेकिन मेरी ज़िंदगी गुजर गई इस फील्ड में, मैं एक नज़र में बताता हूँ बंदा क्या कर सकता है क्या नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं, गेट आउट, कोट अनकोट। तो उस वक्त जब मैं बस में ही वापस जा रहा था, तो मैंने उस वक्त एक बात की थी अल्लाह मियाँ से, कि मैंने कहा था अल्लाह मियाँ ये मेरी और आपकी बात है, मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ, 5 साल मेहनत में कोई डंडी नहीं मारूंगा, ये आपसे वादा है, रिटर्न आपने करना है। फिर इस वाक़े के 8 महीने बाद मैं ARY न्यूज़ में खबरें पढ़ रहा था। जब मैंने पहला बुलेटिन पढ़ा वो इस वाक़े के 8 महीने के बाद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये कि जहाँ से बात शुरू की थी, मैं सम अप करता हूँ सारी गुफ्तगू के, एक तो ये कि ये फैसला कर लेना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप कौन सा काम सही से कर सकते हैं। मुझे क्रिकेटर बनना था, अंदाज़ा हो गया नहीं बन सकता, छोड़ दिया वो काम, उसमें कोई मसला नहीं है। तो एक काउंसलिंग के जरिए आपको पता हो कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वंस यू आर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, वंस यू आर इन द राइट फील्ड, उसके बाद मुझे ये लगता है कि अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की है, और वो की है नहीं कि आपको ही पता है। मैं अगर जब टॉक शो करके बाहर निकलता हूं तो मुझे पता होता है, कुछ टॉक शोज होंगे कि जिसके बारे में पूरा शहर बहुत तारीफ कर रहा हो, लेकिन मुझे अंदर पता होगा कि यार मैंने इससे ज़्यादा मेहनत की जा सकती थी, नहीं की है। और हो सकता है कुछ टॉक शोज ऐसे हो कि मैं बाहर निकलूँ तो मतलब ये कि एक डिजास्टर हो, लेकिन मुझे इत्मीनान होता हो कि यार मैंने अपनी मेहनत की थी, अब ठीक है नहीं हुआ। तो ये आपको पता होता है कि आपने ये आपको पता है कि आपने डंडी तो नहीं मारी काम में। अगर आप राइट फील्ड में हैं और अगर आपने अपने हिस्से का काम किया, आपने डंडी नहीं मारी, तो मेरा ये ईमान है कि आपको रात को बहुत इत्मीनान से सोना चाहिए, इसलिए कि फिर आपका मामला उस ज़ात के साथ है जो किसी का उधार रखता नहीं है। सूनर और लेटर आपको मिलना है उसका, ये हो नहीं सकता कि उसका रिवॉर्ड आपको ना मिले। तो बस इसी तरीके से सारे का सारा सिलसिला चलता गया। मैं आखिर में बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ उस एक मिसाल से, मैंने पहले कही भी थी ये मिसाल जब हम पहले मिले थे फार्म ईमो के प्लेटफॉर्म पे। मैं उस मिसाल से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ कि जब अल्लाह के एक नबी को आग में डाला जा रहा था और एक परिंदा एक चोंच से एक कतरा पानी डाल रहा था, और जब सवाल हुआ कि ये क्या अमल है, ये तो तय है कि ये अमल करने से ये आग नहीं बुझने वाली है, ये तय है, तो जवाब ये दिया था कि मुझे उसने जितनी इस्तिताअत दी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रोज़े महशर जब फहरिस्त बनेगी आग लगाने वालों की और आग बुझाने वालों की, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की फहरिस्त में होगा। मैं ये कह सकूंगा कि मैंने अपने हिस्से का पूरा काम किया, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। तो मेरा ये ख्याल है कि अपने हिस्से का अगर हम काम कर लें तो फिर सारे की सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जाते जाते मैं हमेशा जुनैद भाई को बहुत याद करता हूँ। तो जुनैद भाई ने जो कहा था ना, आप लोगों को भी याद है, मैं उस चीज़ से भी बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ये ट्रेंड नहीं है यार, ये फैशन नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये आज तक कभी हुआ नहीं है, ये काम किसी ने किया नहीं है। तो मैं हमेशा इंस्पिरेशन लेता हूँ, और आप लोगों ने भी सुना है, क्या है वो, हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं
कोई गया। तो जाते जाते मेरा दिल चाह रहा है, चूंकि अभी 7 दिसंबर थी, जुनेद भाई का दिन अभी गया है, उनकी 5वीं बरसी, तो मेरा ये जी चाहता है कि मैं इससे इख्तिताम करूं और आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और जुनेद भाई की रूह बहुत खुश होगी। और वो है, ऐसी ज़मीं, क्या बात, इनकी सिवा बढ़ती रहे और चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया जी।